My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is दीपमाला शर्मा और क्लास 10th। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने कंपाइल की हैं समरी ऑफ ऑल पोएम्स इन वेरी 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 इजी लैंग्वेज। जी हाँ, समरी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी पोएम्स आपके सिलेबस में हैं उनसे रिलेटेड बिल्कुल आसान भाषा में सभी पोएम्स की जो इजी से इजी लैंग्वेज में समरी है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इन सभी समरीज को अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और फिर समझेंगे जब मैं जैसे जैसे समझाऊंगी एंड देन उसको आप बिल्कुल इजीली याद कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ और आगे फ्यूचर में भी करती रहूंगी। तो देखिए, इस साल आपके एनुअल एग्जामिनेशन जो कि मार्च से ही स्टार्ट हो जाएंगे, 31 मार्च से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं, उनमें ये जो समरी है ये जरूर पूछी जाएंगी, चाहे तो पोएम का सेंट्रल आइडिया हो या पोएम की समरी हो या पोएम पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो। दीज जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, दीज नोट्स विल श्योरली हेल्प यू ओके इन अटेनिंग गुड मार्क्स और बहुत ही इजीली आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट पोएम है आपके सिलेबस में फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप बहुत अच्छे से पोएट का नाम और उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी जैसे स्टेंजा के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम की समरी को समझना। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। डस्ट ऑफ स्नो आर स्नो पार्टिकल्स। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो स्नो पार्टिकल्स होते हैं, राइट यानी कि बर्फ के महीन कण जो होते हैं उसे बेसिकली डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। और आपको पता है कि जैसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो या व्हाट आर डस्ट ऑफ स्नो, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोज आर स्नो पार्टिकल्स, आप यहां से आंसर उसका दे सकते हो। द पोएट इज अंडर अ हेमलक ट्री। जो पोएट है वो हेमलक ट्री के नीचे है। हेमलक इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलक क्या है? ओके, हेमलक एक बहुत ही विषैला पेड़ होता है। A crow suddenly shakes snowflakes from the tree which fall on poet. तभी की तभी एक क्रो यानी कि कौवा आता है और वो स्नोफ्लेक्स को, बर्फ के जो वो कण हैं उनको हिला देता है, जो कि पेड़ के ऊपर से पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। पोएट यानी कि कवि, राइट। द पोएट इज इन बैड मूड। पोएट का जो मूड है वो उस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत खराब फील कर रहा है वो। स्नो पार्टिकल्स चेंज द मूड ऑफ द पोएट। और स्नो पार्टिकल्स जो हैं वो पोएट के मूड को चेंज कर देते हैं और इससे उसका दिन जो है वो बच जाता है। तो आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है जिसकी बहुत ही छोटी सी और इजीली जैसे जो आपको याद हो जाए इस तरह की समरी मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं कि ये पूछा जा सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट कहाँ पर है, राइट। दो इसमें ऐसे सिंबल्स हैं जो नेगेटिव सिंबल्स हैं, वो कौन कौन से यूज हुए हैं। हेमलक ट्री वो कैसे नेगेटिव है? ओके, क्योंकि वो एक पॉइजनस ट्री होता है। दूसरा, क्रो इसके लिए नेगेटिव सिंबल है। क्रो क्यों नेगेटिव सिंबल यहाँ पर यूज हुआ है? क्योंकि क्रो जो है उसकी जो आवाज है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो देखने में भी अगली होता है, खूबसूरत नहीं होता। और उसके कंपैरिजन में और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनको कंपेयर करके पोएट यहाँ पर लिख सकता था, राइट। तो उसका नहीं किया, ठीक है। स्नो, ये क्रो जो है या स्नो पार्टिकल्स जो है वो पोएट का मूड कैसे चेंज कर देते हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस समरी के अंदर मिल जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से याद भी कर लीजिए। कम टू द नेक्स्ट वन, फायर एंड आइस। इट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस इज अ ब्यूटिफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ओके, तो इस पोएम के अंदर वैसे तो खैर ये फर्स्ट लाइन भी है सम से, है ना। तो सम पीपल से बेसिकली कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से खत्म हो जाएगा, यानी कि आग से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फायर का क्या मतलब है? हियर फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। और आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फायर एंड आइस या व्हाट आर फायर एंड आइस इन द पोएम फायर एंड आइस, राइट। तो फायर जो है वो यहाँ पर डिजायर के लिए यानी कि इच्छा के लिए स्टैंड करता है। और साथ के साथ हम यहाँ पर जेलसी, एवराइस, एंगर, इनसे भी इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, लेकिन बाकी लोग जो है वो क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो
आइस से यानी कि बर्फ से खत्म हो जाएगा। हियर आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। ओके, आइस यहाँ पर हेट्रेड के लिए आया है। तो बहुत ही शॉर्ट सी समरी मैंने आपको यहाँ पर दी है, आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक दो लाइनें और इसमें ऐड करना चाहो तो आप जो मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो है उसको भी देख लेना। नाउ कम टू नेक्स्ट पोएम, अ टाइगर इन द जू, एंड इट इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली LESLIE, नॉरिस NORRIS। अ टाइगर इन द जू इज अ ब्यूटिफुल पोएम बाय लेस्ली नॉरिस। बहुत ही खूबसूरत सी कविता है टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस की लिखी हुई। In this poem, the poet presents a contrast between a tiger in the zoo and a tiger in the jungle. और इस पोएम के अंदर पोएट प्रेजेंट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं एक कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक कंपैरिजन है जिसमें बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां दिखाई हैं। किस तरह से विपरीत परिस्थितियां हैं कि एक जो टाइगर है वो जू के अंदर है और वो एक दूसरा टाइगर जो है, मीन्स वही टाइगर यदि वो जंगल में होता तो कैसा होता। तो जू में एक टाइगर की क्या पोजीशन होती है, व्हेन द टाइगर इज कैप्चर्ड inside the cage in the zoo, and moreover if it is wandering here and there openly in a jungle। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर एक टाइगर की जो स्थिति है उसको प्रेजेंट किया है कि जो टाइगर है वो कैसा फील कर रहा है। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट वी शुड नॉट इम्प्रिजन वाइल्ड बीस्ट लाइक टाइगर। तो सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का कि जो मतलब हम लोगों को ये शिक्षा देना चाहता है पोएट, ये मैसेज या संदेश देना चाहता है पोएट कि हमें जो वाइल्ड बीस्ट हैं, जंगली जानवर हैं, उनको जैसे टाइगर्स की तरह से उनको इम्प्रिजन नहीं करना चाहिए, उनको कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो जो टाइगर है ही इज क्वाइट सैड इन द जू। और आपको पता है ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो टाइगर है वो कैसा फील कर रहा है, तो ही इज वेरी सैड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पोएम। Next poem is The Ball Poem. Okay, The Ball Poem is composed by John Berryman. देखिए बहुत ही छोटी सी समरी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएगा। The Ball Poem is a beautiful poem by John Berryman. In this poem, a boy loses his ball in water. द बॉल पोएम बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जॉन बैरीमैन की लिखी हुई, और इस पोएम के अंदर जो एक लड़का है वो अपनी बॉल खो देता है पानी के अंदर, और जो बॉय है वो काफी उदास हो जाता है। द बॉय बिकम्स वेरी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल। द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द वैल्यू ऑफ लूजिंग समथिंग। अब पोएट यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहता है, बहुत ही सिंपल सी पोएम है कि एक बॉय है वो अपनी बॉल खो देता है, बॉल उसकी पानी में चली जाती है और वो बहुत ही उदास हो जाता है। तो पोएट यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, बॉय जो है वो बॉय को ये चाहता है, बॉय से ये चाहता है कि वो वैल्यू समझे, कीमत समझे कि जब कोई चीज खो जाती है तो उसकी कीमत क्या होती है। He says money is external, so it cannot buy the same ball for the boy. पोएट ये भी मेंशन करता है कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, राइट। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य चीज है। इंटरनल चीजें क्या है, इंटरनल चीजें हैं फीलिंग्स, राइट। कि मनी जो है, वैसे तो बहुत सारी बॉल खरीद सकते हैं हम मनी से, लेकिन सेम वही बॉल जिसके साथ वो जो बॉय था वो कनेक्टेड था, एसोसिएटेड था, उसकी फीलिंग थी उसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, सेम वो की वो बॉल जो है वो तो मनी बाय नहीं कर सकता ना। तो इसलिए पोएट यही मैसेज देना चाहता है कि हम जब कोई चीज़ को लूज कर देते हैं तो उसकी कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे लिए होती है और मनी हमारे लिए कितना मैटर करता है और कितना नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसमें सेंट्रल आइडिया पोएम का लिख दोगे। कम टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। नाउ एनिमल्स इज अ ब्यूटिफुल पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। ओके, कई सारे बच्चे जो हैं मैं देखती हूँ व्हाइट मैन बोलते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ई नहीं है, राइट। तो व्हाइट मैन नहीं, इसको बोलेंगे हम वॉल्ट विटमैन, राइट। तो वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है एनिमल्स। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट ही वांट्स टू टेक प्लेस ऑफ एनिमल्स। इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि वो एनिमल्स की जगह लेना चाहते हैं, जानवरों की जगह लेना चाहते हैं। ही सेज दैट एनिमल्स आर प्लेसेड एंड सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कूल हैं, काम हैं, शांत हैं और संतुष्ट हैं। They do not sweat and whine, complain about their conditions like humans. वो बिल्कुल भी स्वेट नहीं करते, मीन्स वो पसीना नहीं आता उनको, राइट। कहने का क्या मतलब है कि वो कभी भी घबराते नहीं हैं, वो अपने किसी भी फियर से या एंग्जाइटी से वरिड नहीं होते। They do not whine, whine का मतलब कंप्लेंट करना, शिकायत करना। वो किसी भी चीज की शिकायत नहीं करते उनकी कंडीशंस की, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स हमेशा करते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स दे आर ऑलवेज fearful of losing something, they are always anxious about getting something, right? And moreover human beings, they always try to complain
for one thing or the another, whereas animals don't do such things. So poet wants to take their place. They don't own things. वो चीजों को अपने अधिकार में भी नहीं रखते, राइट? आपने कभी देखा है कि कोई एक जानवर जो है वो एक टाइम अगर उसको आप रोटी डाल दोगे तो उसके बाद वो अगली रोटी जो है वो अपने घर ले जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है ना, कि भी सुबह खा लेगा रोटी या शाम को खा लेगा, दूध सुबह खिलाइए तो वो केवल एक टाइम उसको हमने कुछ भी दे दिया या उसने कुछ भी खा लिया और उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है, किसी चीज को पोजेस करके नहीं रखता. Humans have transferred the virtues like love, sympathy and kindness to animals. और ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया है कि उनके अंदर ये वर्च्यूज यानी कि गुण होते थे, लव प्यार, सिंपैथी दयालु, सिंपैथी सद्भावना, काइंडनेस ओके दया भावना, वो सब के सब जो गुण हैं जो इंसान के अंदर होते थे, इंसानियत वाले गुण, दया वाले गुण, ओके करुणा वाले गुण, भाव वाले गुण, वो सब ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया है, एनिमल्स को ट्रांसफर कर दिए हैं, एनिमल्स के अंदर डाल दिए हैं. तो इसलिए जो पोएट है वो ये कंसीडर करता है कि एनिमल्स जो हैं दोज आर बेटर देन द ह्यूमन बींग्स, राइट? तो इसमें कई बार तो मेन क्वेश्चन क्या आता है, इसके अंदर 3 ऐसी क्वालिटीज लिखो, ठीक है, जो पोएट कंपेयर करता है एनिमल्स में है और ह्यूमंस में नहीं है. तो आप इस पोएम इस समरी में से भी हेल्प ले सकते हो और इस समरी को एज इट इज भी यूज कर सकते हो. Come to the next poem, that is Amanda. Amanda is written by Robin Glenn. Okay, so Amanda is a beautiful poem by Robin Glenn. Robin Glenn की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है. This poem is about a young girl Amanda who is in her teenage. और ये पोएम जो है ये अमेंडा इस लड़की के बारे में है जो कि एक यंग सी छोटी सी लड़की है, ये अपनी टीन एज में है. अब टीन एज क्या होती है ये तो आपको पता ही है ना? जैसे मान लीजिए हम एज की बात करें तो 11, 12, 13, राइट? 13 से जो टीन एज है वो स्टार्ट हो जाती है, तो 13, राइट? 13, 14, 15, तो इस तरह से ये टीन एज होती है. एंड दिस पोएम इज अबाउट अ यंग गर्ल अमेंडा हु इज इन हर टीन एज. शी इज ऑर्डर्ड बाय हर पेरेंट्स, मीन्स बेसिकली मदर, टू बिहेव प्रॉपरली. और उसे जो है उसकी मदर जो है वो जैसे इंस्ट्रक्ट करती है, बार बार उसको ऑर्डर करती है पेरेंट्स में से जैसे कि वो अच्छे से बिहेवियर करे. अब आपको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति एडोलेसेंस में होता है या टीनेज में होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं बायोलॉजिकली, और इस वजह से जो है मेंटली भी और जैसे साइंटिफिकली भी हम ये पढ़ते हैं कि इस वजह से जो बच्चा है उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो जाता है और वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है. तो जब भी उसे टोका जाता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो उसके लिए जो है वो चीज़ सहन करने लायक नहीं रहती और वो थोड़ा सा रूड बिहेव कर देता है. शी इज आस्क्ड टू सिट प्रॉपरली, उसे कहा जाता है कि वो ठीक से बैठे. क्लीन हर रूम, अपना रूम साफ रखे. शूज को साफ रखे. नॉट टू बाइट नेल्स, वो नाखूनों को ना चबाए. एंड नॉट टू ईट चॉकलेट, तो नाखूनों को ना चबाए और चॉकलेट भी ना खाए. इन सब चीज़ों के लिए बोला जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो अमेंडा को पसंद नहीं आती. तो अमेंडा जो है हर बार जब भी उसे इन बातों के बारे में कहा जाता है तो ब्रैकेट में एक चीज मेंशन है कि अमेंडा बेसिकली उस समय क्या सोच रही है. जिस समय उसकी मदर, पेरेंट्स में से मदर जो है वो उसको किसी भी काम के लिए टोक रही हैं तो उस समय अमेंडा क्या सोच रही हैं वो देखिए. बट शी कंसीडर्स हर सेल्फ इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर शी इज अ मर्मेड इन एमरल्ड सी और अ रेपुंजल इन अ टावर और एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. तो वो जैसे मैंने तीनों चीजें यहाँ पर इकट्ठी मेंशन करती हैं कि वो एक काल्पनिक संसार में अपने आप को कंसीडर करती है, इमेजिन करती है कि जहाँ पे वो एक एमरल्ड सी यानी कि ग्रीन कलर का सी है और वहाँ पर एक मरमेड है. मरमेड आप समझते हो जो एक फिश की तरह से जो एक क्रीचर होता है, तो कुछ उसमें जैसे गर्ल का पार्ट भी है और कुछ फिश का पार्ट भी इस तरह से. या फिर वो एक रेपुंजल है, राइट? रेपुंजल जो कि टावर में रहती है, इसके भी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, डिटेल में आप मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो से देख लेना. और या फिर वो एक ऑर्फन है, मीन्स अनाथ है, जो कि गलियों के अंदर इधर उधर घूम रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट Amanda by Robin Glenn. Come to the next one. The Tale of Custard the Dragon. It is written by Ogden Nash. Now, The Tale of Custard the Dragon is a beautiful poem by Ogden Nash. This poem is about Belinda and her 4 pets. Ogden Nash की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत पोएम है The Tale of Custard the Dragon. और इसे जैसे बेलिंडा जो है इसके अंदर ये सेंट्रल कैरेक्टर है, वो बेलिंडा की बात कर रहा है पोएट, आप इस नाम को याद रखेंगे. और उसके 4 पेट्स के बारे में बात कर रहा है. अ ब्लैक किटन इंक, अ ग्रे माउस ब्लिंक, अ येलो डॉग मस्टर्ड एंड अ कॉवर्डली ड्रैगन कस्टर्ड. तो इसके अंदर 4 जो उसके पेट्स हैं वो कौन कौन हैं, आप उनके नाम और वो पेट्स कौन है, बेसिकली वो उनके नाम
और उनका कलर भी सब याद रखना, ठीक है। जो भी कुछ चीज उसमें दे रखी है, जो भी एडजेक्टिव उसके बारे में दे रखे हैं, जैसे एक तो किटन है उसके पास, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा जिसका नाम है इंक और उसका कलर कैसा है, ब्लैक। फिर उसके पास एक माउस है, माउस का नाम क्या है, ब्लिंक, और उसका कलर कैसा है, ग्रे। फिर उसके पास एक डॉग भी है, डॉग का कलर है मस्टर्ड और डॉग जो है उसका नाम है मस्टर्ड और उसका कलर है येलो। एंड अ कॉवर्डली ड्रैगन, कस्टर्ड, और उसके पास एक डरपोक सा ड्रैगन भी है जिसका नाम है कस्टर्ड। ओके, तो आप ही देखिए यहाँ पे मस्टर्ड जो है वो भी नाम है और कस्टर्ड जो है वो भी नाम है। किसका? कस्टर्ड तो है ड्रैगन का नाम और मस्टर्ड जो है वो है डॉग का नाम। तो बेसिकली इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, MNC शुड बी कैपिटल हियर। तो ये जो है बेसिकली उसके 4 पेट्स के नाम हैं। वो पेट्स कौन कौन से हैं? देखिए, किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन, करेक्ट। अब आगे देखिए, Belinda, Ink, Blink and Mustard used to sit in red wagon and teased Custard while Custard used to cry for nice safe cage. Okay, तो इनमें से बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं वो एक रेड कलर की वैगन यानी कि रेड कलर की एक कार्ट थी, एक कोई गाड़ी सी थी, उसके अंदर बैठ जाते थे और बेलिंडा के साथ बैठते थे वो, और वो मिलके जो है कस्टर्ड को टीज करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और कस्टर्ड जो है वो हमेशा रोता रहता था, किस चीज के लिए? एक नाइस सेफ केज के लिए, कि उसको तो एक शांत सा बढ़िया सा, ठीक है, पिंजरा मिल जाए और वो तो बस उसके अंदर बैठा रहेगा और आराम से रहेगा। बट वेन अ पायरेट केम टू स्टील इट वॉज कस्टर्ड हु किल्ड हिम। लेकिन उसके बाद जब टेस्टिंग हुई कि बेसिकली ब्रेव कौन है, तो पायरेट आया एक, वहां पर क्या हुआ कि एक चोर आया और चोर के हाथ में पिस्टल थी, राइट। तो ये जो सब थे चारों के चारों और साथ में बेलिंडा, ये अपने बारे में बहुत ज्यादा ये बोलते थे कि ये बहादुर हैं और ये जो ड्रैगन है ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो हमेशा रोता रहता है, राइट। तो इट वॉज कस्टर्ड हु किल्ड हिम एंड एट हिम अप। तो ये इस बार क्या हुआ कि जैसे जब ये पायरेट आया तो कस्टर्ड ने उसे खा लिया, उससे लड़ाई करी पहले, बाकी सब तो छुप गए। ओके, इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड और ये बेलिंडा चारों छुप गए और केवल जो कस्टर्ड था वो उसके सामने आया और उसने पूरी बहादुरी से उस पायरेट का मुकाबला किया और उसे वो खा गया। सो कस्टर्ड वॉज एक्चुअली द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। तो कौन था सच में सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑग्डन नैश। सो इसी के साथ हमारा ये जो है जिसे हम इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं अपनी वीडियो को, समरी वाली वीडियो को। और आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करके रखिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजीली अंडरस्टैंडेबल जो पोएम्स हैं या वो जो वीडियोस हैं आपकी सभी टॉपिक्स की, वो मैं अपने चैनल पर डालती भी रहती हूँ और आगे मैंने डालनी भी है। तो विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स, see you very soon in the upcoming video. Till then, bye bye.